इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के इशू को क्विक रिकैप करेंगे, ठीक है। सो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कितने टाइप के हो गए? डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स देयर आर टू टाइप्स, वन इज द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड अनदर इज द global depository receipts. Now when you have to issue depository receipts, कौन कौन से लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? Which all laws are applicable to you? See, first and foremost, it is the Companies Act, correct? Companies Act 2013 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और आप प्रिसाइसली यहाँ पर लिख भी सकते हो सेक्शन नंबर 41, करेक्ट? ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। Yes. नेक्स्ट आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को अगर आप इशू करते हो, सो यू आर गोइंग टू इशू परसुएंट टू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स स्कीम 2014। कंटेंट देखो सब में सेम है, करेक्ट? प्लस इफ इट्स अ लिस्टेड कंपनी तो उसको किसको कंप्लाई करना पड़ेगा? द सेबी सर्कुलर, रिमेंबर? उसको सेबी सर्कुलर को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। मेक सेंस? Yes, sir. ओके। इसके अलावा और क्या कंप्लाई करना पड़ेगा इनको? दे विल हैव टू कंप्लाई विथ द एफडीआई पॉलिसी, करेक्ट? एफडीआई पॉलिसी यहाँ पर क्या बताएगा आपको? द बेसिकली द लिमिट्स एंड एवरीथिंग। एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा? व्हाट इज द लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो आप डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आपको पता चलेगा वेदर इट इज ऑटोमेटिक रूट और इट इज द अप्रूवल रूट, करेक्ट? यहाँ पर आपको सेक्टोरल लिमिट्स मिलेंगे। फिर इसके अलावा फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो गेट द jurisdictions where all you can issue the depository receipts or not. इसके अलावा आपको कंप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, करेक्ट? फेमा 1999, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? दिस इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, राइट? इसके अलावा आपको कंप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। तो रिमेंबर मैंने मॉड्यूल से जो स्ट्राइक ऑफ किया था 2017 वाला रूल, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, सिंपल। तो व्हाट ऑल स्टैट्यूट्स आर एप्लीकेबल, ये पता चल गया? Yes. ठीक है। Yes. अब आप मुझे खुद ही बताओ, जब कंपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेगी, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जब इशू किया जाएगा तो यू विल हैव टू डिपॉजिट शेयर्स, है कि नहीं? with the domestic custodian bank. You need to deposit the shares with the custodian bank in India, the domestic custodian bank. Correct? What this domestic custodian bank will do? ये यहाँ पर intimate करेगा to the overseas depository, या फिर foreign custodian bank बोलो या फिर overseas depository, उसको इंटीमेट करेगा। और ओवरसीज डिपॉजिटरी को क्या इंटीमेट करेगा? ये कि मेरे को यहाँ पर शेयर्स मिल गया। बेस्ड ऑन दैट ये ओवरसीज डिपॉजिटरी यहाँ पे इशू कर देगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स टू द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, करेक्ट? Yes, sir. These investors are going to give the funds to this overseas depository, करेक्ट? और ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी है फिर ये फंड्स पहुंचा देगा किसके पास? ये फंड्स पहुंचेगा कंपनी के पास। और ये कैसे पहुंचेगा? वाया बैंकिंग चैनल। और यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होगा? एडी कैटेगरी 1 बैंक। डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. सिंपल। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो शेयर्स यहाँ पे डिपॉजिट होगा ये कैसे डिपॉजिट होगा। तो शेयर्स दो तरीके से डिपॉजिट हो सकता है। एक, या तो यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू करे या फिर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो स्पॉन्सर बन जाए। इन बोथ द केसेस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जब भी ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करेंगे दे विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, करेक्ट? नाउ इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे दो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए आपको। एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको चाहिए अंडर सेक्शन 41
और एक आपको चाहिए अंडर सेक्शन 62, क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है। बट ये दोनों को कंबाइंड करके लॉ ने क्या बोला है, वन स्पेशल रेजोल्यूशन वुड बी सफिशिएंट। मेक सेंस? सेक्शन 62 के अंदर पास किया तो 41 विल बी डीम्ड टू बी पास। 41 will be deemed correct. हाँ, exactly. So 62 is deemed 41. Make sense? यस सर। अच्छा, इसके Yes. अलावा आप बताओ, क्या, देखो अपने दिमाग में ना FAQs बनाना शुरू करो। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन एनी सीक्वेंस। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, देखो मेरे दिमाग में भी मैंने FAQ बनाया, दिस वाज माय फर्स्ट FAQ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर देयर? सेकंड, व्हाट आर द स्टैट्यूट्स व्हिच आर एप्लीकेबल? थर्ड, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस how the depository receipts would be issued, correct? Then how the shares would be deposited. This was my fourth FAQ. आया आपको समझ में? तो अपने दिमाग में ऐसे FAQs बनाने लग जाओ। अब फिफ्थ FAQ मेरा आ जाएगा, क्या डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पे वोटिंग राइट्स है? और उससे पहले अपन ये भी कर सकते हैं टू वे फंजिबिलिटी। ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, दिस डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर टू वे fungible. Now what do you mean by two way fungible? That the depository receipts can get converted into the equity shares of the company, and these equity shares can again get converted into the depository receipts of the company, correct? सिक्स्थ FAQ यहाँ पर मेरा आ जाएगा। अब देखो 6 नंबर का मतलब 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, दैट डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के ऊपर वोटिंग राइट्स किसका होगा? हु इज गोइंग टू हैव द वोटिंग राइट्स? Until conversion depository. Right. So it is the foreign depository. Okay. Will have the voting rights until conversion. And after it is converted, it is the holder. Holder. Right. Holder after conversion. Make sense? अच्छा, फिर आप देखो यहाँ पर आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, दैट ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम होगा? होल्डर का या फॉरेन डिपॉजिटरी का? सो अगेन यहाँ पर आ जाएगा until, Depository. हाँ, सो until conversion it is the foreign depository, and after conversion it is the holder. Holder. Make sense? Yes sir. Yes sir. अच्छा, फिर आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास पॉइंट आता है, the depository receipts that you are issuing, this can be either by way of a public issue or it can be by way of a private placement. sorted. इसके अलावा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का जो इशू है वो क्या हो सकता है? स्पॉन्सर्ड एंड इट कैन बी अनस्पॉन्सर्ड। अनस्पॉन्सर्ड के लिए क्या होना चाहिए? एक तो जो यहाँ पे है, दे शुड ऑल्सो, द कंपनी शुड ऑल्सो बी लिस्टेड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, रादर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लिख देता हूं मैं, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा कि वहां पे द होल्डर शुड हैव द वोटिंग इंस्ट्रक्शन, राइट टू वोटिंग इंस्ट्रक्शन। मेक सेंस? Yes sir. ओके, और बताइए और क्या क्या पॉइंट है? ये तो देखो ये सब सब बेसिक पॉइंट्स, अभी तक हम लोगों ने रेगुलेशंस को तो टच भी नहीं किया है कि नहीं? Yes. आया आपको समझ में कैसे आंसर आपका हो सकता है? अभी अगर उसमें मैं वो सारे पॉइंट्स डाल दूं कि जो फेमा वाले इनिशियल्स थे वो सारे तो पॉइंट्स हमने डाले नहीं। अब चलो स्पेसिफिक बेसिस में बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट, क्या क्या कंप्लायंसेस है? यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। रिमेंबर सेक्शन 41, सबसे पहला कंडीशन ही क्या था कि आपको यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर रादर सीक्वेंस में अगर हम जाए तो यू नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, thereafter the company needs to pass the special resolution, then it must be pursuant to the depository receipt scheme 2014। इसके अलावा सब्जेक्ट टू फेमा। इसके अलावा अगर GDR रूल्स में आप देखो तो यहाँ पर आपको
कंप्लायंस रिपोर्ट देना पड़ेगा, याद आ रहा है? यू नीड टू ऑब्टेन द कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपने ये सब चीजों को कंप्लाई किया है। कंप्लायंस रिपोर्ट कौन इशू करेगा भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, राइट? ये लोग इशू करेंगे एंड दिस शुड बी डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग। इसके अलावा अगर आप देखो तो कंपनीज एक्ट में एक और पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन था, द शेयर्स विल बी इशूड बाय द ओवरसीज और द फॉरेन डिपॉजिटरी, एंड जो शेयर्स होंगे द शेयर्स विल बी इशूड टू द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। वो तो सेम पॉइंट वहां पर आ गया, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ that underlying shares to the domestic custodian bank। यही कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट था। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग राइट्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये सब आपके क्या है? सब आपको यहीं से मिले, यस और नो? करेक्ट। तो ये कंपनीज एक्ट के पॉइंट्स हो गए। डिपॉजिटरी अपना नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स का वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, दैट इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ एफडीआई, यस और नो? प्राइसिंग शुड नॉट बी लेस देन, ये देखो अगर आप डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम के हिसाब से देखो तो यहाँ पर अपने पास प्रोविजंस है दैट वन इज इट कैन बी अ स्पॉन्सर्ड और इट कैन बी एन अनस्पॉन्सर्ड। अनस्पॉन्सर्ड का टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था? यू कैन डू द प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो सब रिपीटेड पॉइंट, और इट कैन बी अ पब्लिक इशू। अच्छा, अगर पब्लिक इशू करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सो दैट यू कैन इशू। मस्ट नॉट ब्रीच द एफडीआई लिमिट्स, याद आ रहे? इट मस्ट नॉट ब्रीच द एफडीआई लिमिट्स। प्राइसिंग के ऊपर पॉइंट था, प्राइसिंग शुड नॉट बी लेस देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंडिया। आप चाहो तो इसका एक एग्जाम्पल भी वहां पे बना के आ सकते हो। जैसे मैंने बताया था, वन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज लेट्स से इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स। नाउ इफ वन इक्विटी शेयर is equal to let's say 25 rupees, this implies that one depository receipt is equal to rupees 250। Yes, sir. करेक्ट? सेम पॉइंट है कि नहीं है? रिपीटेड। हाँ. फिर यहाँ पर वो आ जाएगा परमिसिबल जुरिस्डिक्शन में ही होना चाहिए, इशू मस्ट बी इन द परमिसिबल जुरिस्डिक्शन। फिर अप्रूवल यहाँ पर आ गया आपका एंश्योर नो मार्केट अब्यूज, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में हो। ओके, अगर सेबी वाला सर्कुलर देखोगे तो वहां पर बस खाली क्या आ जाएगा? एडिशनल पॉइंट्स आ जाएगा कि देखो सेबी सर्कुलर में यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स आ जाएगा, जैसे issuer is not debarred, right? So basically you will get disqualification for the issuer company and sponsors। याद आ रहे? ये सारे पॉइंट्स थे। फिर आपको यहाँ पर बोला गया था कंप्लायंस। तो कंप्लायंस सबसे पहले तो इनका फेवरेट LODR, इसके अलावा कंप्लायंस ऑफ ICDR प्राइसिंग, प्राइमरीली प्राइसिंग के ऊपर ही बात किया था, ICDR के प्राइसिंग का, है कि नहीं? Yes, sir. इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन, कंप्लायंस में एक और पॉइंट आपका आ गया, कंपनी नीड्स टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, परमिसिबल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, एंड फेमआर एफडीआई पॉलिसी। वो तो सारे सेम पॉइंट्स आपके रिपीट हुए थे, राइट? और इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है उनसे भी आपको अप्रूवल लेना है, करेक्ट? जो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है उनसे भी आपको यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा। एक और पॉइंट था यहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप कुछ भी नोटिफिकेशन करते हो, कोई भी वहां पे डिसेमिनेशन होता है, तो उसका आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी करस्पॉन्डिंग डिसेमिनेशन देना पड़ेगा, याद आ रहा है? सो एनी डिस्क्लोजर टू द ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज, राइट? डिस्क्लोजर और गिव डिस्क्लोजर टू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। कितने टाइम में? कितने टाइम में? 7 days. No? 24 आवर्स। Oh. तो Yes. 7 days वाला क्या था?
7 डेज वाला जो आपका पॉइंट था, ये था बेसिकली जब आप जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर इशू करते हो, जो सर्कुलर इशू करोगे ना, प्रोस्पेक्टस जो सर्कुलर आप यहाँ पे इशू करोगे, ओके ओके। उसके लिए था 7 डेज के लिए कमेंट्स से भी आपको उसके ऊपर कमेंट्स इशू करके देगा, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट था। चलो वो भी डाल देता हूँ। यस सर। अब बताओ, अब कोई गड़बड़ है? नो सर। अभी क्लियर है पूरा? डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इजी, सब एक साथ यहाँ पे Yes. पूरा सम अप हो गया, एवरीथिंग। नाउ यू सी यू हैव सो मेनी पॉइंट्स टू राइट इन, एंड अब इसमें से हो सकता है इंडिविजुअली उठा के वो क्वेश्चंस आपको दे दे, हो सकता है आपको वो ओवरऑल में एक क्वेश्चन दे कि just write about the depositor receipts and its issue or the compliance। तो ये वाला पॉइंट। इसके अलावा जो मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, मे बी सम पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट, जो रोड शोज मैंने आपको बताए थे कि वो रोड शोज वगैरह का ऊपर क्वेश्चन अगर आता है, so that is also something that which is not very complicated I would say per se, आप उसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यहाँ पे कर सकते हो। मेक सेंस? यस सर। ओके, इजी है अब? इज दिस क्लियर? यस सर। Yes. ओके ओके,